डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी ग्रामर की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं शुरू करूं इसके पहले इसी कैटेगरी के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीख चुके हैं उनका मैं एक बार जिक्र कर दूं कि हमने अभी तक सीखा था सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब है यहाँ पर इज, आर, एम, वॉज, वर, एंड इसके तुरंत बाद टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब और मीनिंग था कि यह व्यक्ति यह वाला काम यानी इस व्यक्ति को यह वाला काम करना है या यह व्यक्ति यह वाला काम करने को है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप सीख चुके थे कि सब्जेक्ट प्लस बी, एंड बी के बाद आपने यहां पर अबाउट लगा दिया और अबाउट के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स यह वाला व्यक्ति यह वाला काम करने ही वाला है। अगर ये बी की जगह जा रहे हैं मैं तो वॉज वर है तो यह वाला व्यक्ति यह वाला काम करने ही वाला था। अब आज जो हम एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर ले रहे हैं वह सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हम लोग आवश्यकता अनुसार बी की कोई फॉर्म। बी से मेरा तात्पर्य आप जानते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, प्रेजेंट में जा रहे हैं, पास्ट में वॉज एंड वर। इसके बाद हम एक एडजेक्टिव के रूप में यहां पे यूज कर रहे हैं एबल, और इस एबल के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग यानी प्लस टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो ये तीसरा इसका स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम और भी कुछ स्ट्रक्चर इसी कैटेगरी के पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इजारम के यूज पढ़ रहे हैं। ये अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी का जो पार्ट है उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म के वर्ब 1 से 25 चैप्टर में पढ़ चुके थे। 26 नंबर चैप्टर से हम लोगों ने इजारम वॉज वर का यूज सीखना शुरू किया है। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले इसके बारे में जानते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब है प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज एंड वर, फ्यूचर में या मॉडल्स में डायरेक्ट हो जाएगा शैल बी, विल बी, मे बी, मस्ट बी, या फिर परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन भी हो सकता है। ये एबल टू डू समथिंग मीन्स आपने बी के बाद एबल लगाया और इसके बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बेसिकली प्रेजेंट में कैन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक डिफरेंस है वह मालूम होना चाहिए। यदि ये पास्ट में वॉज वर प्लस एबल टू डू समथिंग तो ये कुड का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, फिर भी इनके यूज करने की कुछ परिस्थितियां भिन्न होती हैं, वही हम लोग यहां पर समझते हैं। पहले सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मेरा भाई 3 भाषाएं बोल सकता है, यानी उसे 3 भाषाएं बोलने की स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है। उसी का सब्स्टिट्यूट देखिए मैंने लिखा माई ब्रदर इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। सिर्फ पहले वाले में कैन के बाद स्पीक आ गया, यहां पर इज एबल टू स्पीक आ गया। दोनों का हिंदी भावार्थ एक है, आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, वो यूज की अलग अलग है। हालांकि ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में। नेक्स्ट देखिए, शी कैन कुक फूड, वह खाना पका सकती है। शी इज एबल टू कुक फूड। अब यहां पर देखिए दोनों में अंतर यह है, एबल का मीनिंग क्या होता है बताइए। एबल का मतलब होता है योग्य, सक्षम, सामर्थ्यवान, यानी किसी व्यक्ति में कोई काम करने में वह योग्य है, समर्थ है। तो आप अगर शाब्दिक अर्थ पर जाएं, शब्द से शब्द अनुवाद पर, तो पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरा भाई 3 भाषाएं बोल सकता है। दूसरे का मतलब है माई ब्रदर इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इट मीन मेरा भाई 3 भाषाएं बोलने में समर्थ है, 3 भाषाएं बोलने में सक्षम है, वह 3 भाषाएं बोलने में योग्य है, वह 3 भाषाएं बोलने में निपुण है, यानी कुशल है। तो ऑलमोस्ट ऑल मीनिंग तो दोनों का एक ही हो गया। अगला देखिए, शी कैन कुक फूड, वह खाना पका सकती है। उसी का सब्स्टिट्यूट लिखा शी इज एबल टू कुक फूड, वह खाना पकाने में निपुण है, यानी सक्षम है, समर्थ है, यानी वो खाना पकाने में योग्य है। तो इन दोनों में
यहाँ तो खाना पका सकती है, पर यहाँ खाना पकाने में निपुण है, यानी उसके अंदर वह एबिलिटी है। एबल से ही नाउन बनता है एबिलिटी। तो आप यूं मान लीजिए उसके अंदर वो काम करने की सामर्थ्य है, योग्यता है। क्लियर? मैंने फिर भी यहां पर देखिए आपको समझाने के लिए हिंदी में एक सेंटेंस बहुत क्लियरली लिखा है कि उपरोक्त सभी वाक्यों में किसी व्यक्ति की कोई कार्य करने की जनरल एबिलिटी का बोध होता है, उसकी सामान्य दक्षता, उसकी सामान्य योग्यता, उसके सामान्य कहना चाहिए जो सामर्थ्य है उसका पता चलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई काम करने में सक्षम है, विशेष परिस्थितियों में काम करने में सक्षम होता है, कोई कार्य कर पाता है और या वह उस कार्य को कुछ कठिनाई के साथ कर पाता है, तो फिर हमें बी प्लस एबल टू डू के प्रयोग ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ये दोनों में अंतर है। अब मान लीजिए अभी आप हट्टे कट्टे हैं, तो आपने कहा सर आई कैन रन 10 किलोमीटर्स एंड आई कैन वॉक वेरी फास्ट। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से, भगवान करे हकीकत में ना हो, दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, पांव में चोट आ गई, तो अब वो चल तो पाता है लेकिन थोड़ा कठिनाई के साथ चल पाता है, जैसे तैसे वो काम कर पाता है। तो फिर आपके लिए यह कहना उपयुक्त होगा कि आफ्टर एक्सीडेंट समहाउ ही इज एबल टू वॉक, जैसे तैसे वह चल पाता है। क्लियर? तो यहां पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कैन का कर लीजिए, एक जनरल एबिलिटी है, पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कोई काम कर पाता है, किसी कठिनाई के कारण कर पाता है, वो काम करने में सक्षम हो पाता, समर्थ हो पाता है, निपुण हो पाता है, या किसी ट्रेनिंग को लेने के बाद वह व्यक्ति उस काम को करने में दक्ष हो जाता है, तो फिर कैन की बजाय बी एबल टू का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। ठीक, आइए कुछ सेंटेंस और देखिए। द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक। अब देखिए बुजुर्ग व्यक्ति आप सब लोग जानते हैं, तो है कि बुजुर्ग व्यक्ति चल नहीं पाता है, तो आप कहने को तो कह सकते हैं कैन नॉट वॉक, लेकिन उम्र के कारण से शरीर कमजोर हो जाता है, तो इसलिए वह उस काम को करने में समर्थ नहीं है, मुश्किल से कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, द वीक बॉय इज नॉट एबल टू रन फास्ट, कि कमजोर लड़का तेज नहीं दौड़ पाता। ये कुछ विशेष परिस्थितियों, क्यों यहां पर ओल्ड है, यहां पर ये वीक है। क्लियर है? इसलिए यहां पर लिखा गया है कि सामान्य यानी जनरल एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, यहां ओल्ड मैन है तो स्पेशल सिचुएशन होगी, वीक बॉय कमजोर लड़का है तो कुछ विशेष परिस्थितियां हो गई। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट एबल टू ईट ड्यू टू टूथ एक, कि दांत दर्द के कारण मैं खा नहीं पाता हूं। अब यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियां बन गई कि दांत में दर्द हो गया, वैसे तो मैं खा सकता हूं, जनरल एबिलिटी है, पर चूंकि दांत में दर्द हो गया तो मैं खा नहीं पाता हूं, और खाता हूं तो मुश्किल से खा पाता हूं। क्लियर? तो ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि जहां कोई काम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण मुश्किल से कर पाता है, या वो मुश्किल से कर पाने में दक्ष या सक्षम है, क्लियर, कठिनाई के साथ कर पाता है, तो फिर कैन की बजाय इजारम वॉजवर प्लस एबल टू डू समथिंग का उपयोग ज्यादा उपयुक्त होता है। एक और देखिए सेंटेंस 4 नंबर पर, आफ्टर एक्सीडेंट, दुर्घटना के बाद, ही इज नॉट एबल टू वॉक, दुर्घटना के बाद वह चल नहीं पाता। तो पहले वो चल पाता था, वो योग्य था, मीन्स अर्लियर ही कुड वॉक इजीली, बट आफ्टर एक्सीडेंट ही इज नॉट एबल टू वॉक। और लास्ट सेंटेंस देखिए, माई ग्रैंडफादर इज नॉट एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब चश्मा, कि मेरे दादाजी बिना चश्मे के पढ़ नहीं पाते हैं। इट मीन्स कभी उनमें पढ़ने की योग्यता थी बिना चश्मे के भी, यानी उनका जनरल एबिलिटी थी कि वो बिना चश्मे की भी पढ़ लेते थे, पर अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई, आंखों में हो सकता कुछ कैटरेक्ट जैसा कुछ डिजीज हो गया हो, तो अब वह बिना चश्मे के पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहां पर अब मैं समझता हूं कि यहां पर जनरल एबिलिटी तो बताई जा रही है, पर कैन का यूज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बी एबल टू डू समथिंग का विशेष परिस्थितियों में
किसी कठिनाई के बावजूद या उस सिचुएशन के कारण कोई काम कर पाता है या नहीं कर पाता है तो इसका यूज करते हैं। ठीक, आइए अब इसके डिटेल में कुछ यूज। हाँ, यहां पर देखिए दो सेंटेंस में मीनिंग और मैं आपको समझा दूं, क्लियर कर दूं। देखिए, ही कुड सक्सीड मीन्स ही हैड एबिलिटी टू सक्सीड, उसमें सफलता पाने के लिए उसमें दक्षता थी, पास्ट का है ये। देखिए नेक्स्ट है he was able to succeed, clear, and he succeeded, it means he could succeed, वह सफल हो सकता था, तो मतलब एबिलिटी तो थी, इसका मतलब शायद सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सर्टेनिटी है कि यस वो सफल हो गया। इसलिए लिखा है we use could to express general ability in the past, but were able to do something refer to an ability shown in a particular situation और एन एबिलिटी इन सिंगल इवेंट्स। इसलिए मैंने कहा विशेष परिस्थितियों में आपने कोई काम करने की दक्षता दिखाई तो फिर बी प्लस एबल टू डू का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे कुछ यहां पर स्ट्रक्चर दिया है और इसके दोनों जो स्ट्रक्चर है इनके यूज आप देखिए कि यहां सब्जेक्ट के हिसाब से इज या आर या एम का प्रयोग होगा, प्लस एबल टू डू समथिंग, या फिर पास्ट है तो वॉज एंड वर होगा, फ्यूचर है तो शैल बी विल बी प्लस एबल टू डू होगा। सेंटेंस देखिए आप कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो वैसे तो भी आपने पढ़ा कि कुछ जनरल एबिलिटी बताने के लिए, सामान्य दक्षता, योग्यता, सामर्थ्य बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली देखिए टू से दैट somebody has the necessary mental power means intelligent, कि किसी व्यक्ति में कोई आवश्यक मानसिक शक्ति है यानी उसमें इंटेलिजेंस है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्किल है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग, कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम कर पाने की, कोई काम कर सकने के अवसर है यानी अपॉर्चुनिटी है, समय है, स्किल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, या फिर कुछ मेंटल पावर है, आवश्यक नेसेसरी मेंटल पावर है, इंटेलिजेंस है, तो हम लोग फिर कैन की बजाय बी प्लस एबल टू डू का प्रयोग करते हैं विशेष परिस्थिति। नेक्स्ट देखिए, टू से दैट somebody is in a situation in which it is possible for them to do something, कि कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर पाता है, कर लेता है कठिनाई के साथ या अपनी जो भी उसकी ट्रेनिंग या योग्यता है उनके आधार पर, तो फिर हम लोग बी प्लस एबल टू डू का प्रयोग को प्रायोरिटी देते हैं। आइए अब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट में इसका स्ट्रक्चर प्लस कुछ सेंटेंसेस हम लोग समझते हैं। पहला है इसका प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एबल टू डू समथिंग, एबल टू डू समथिंग, टू डू समथिंग मीन्स टू फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब जो सेंटेंस का मैं भावार्थ बता रहा हूं उसके आधार पर इनके यूज अपने आप आपको क्लियर होते चले जाएंगे। पहला सेंटेंस है ही वॉज पुअर इन इंग्लिश सो जस्ट ही ज्वाइंड एन इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स, नाउ ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड नाउ ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोनों चीज यहां पे मैंने दिया हुआ है कि दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। देखिए वह अंग्रेजी में कमजोर था इसलिए उसने इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन किया, अब वह नाउ ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अब वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता है, बोल सकता है, या फिर नाउ ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दोनों है। अगला देखिए ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, वह प्रॉपरली चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि वह ओल्ड है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज योर फादर एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस एट द एज ऑफ 80, क्या आपके फादर 80 साल की उम्र में भी बिना चश्मे के, देखिए ध्यान दीजिए जो विद्यार्थी आप में से खासतौर से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये ग्लासेस जो नजर का चश्मा होता है उसके लिए कहा जाता है, इसे हमेशा प्लूरल में लिखते हैं
और इसके साथ वर्ब का प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। एसएससी में कई बार पूछा गया कि मेरा चश्मा कहाँ है, तो कह दिया वेयर इज माई ग्लासेस, तो गलत है, होना चाहिए वेयर आर माई ग्लासेस, क्योंकि ये दो पार्ट से बना है, यूज प्लूरल में होगा इसका, वेयर आर माई ग्लासेस। ठीक, तो यहां पर सेंटेंस का मीनिंग है, क्या आपके पिताजी 80 साल की उम्र में भी बिना चश्मे के पढ़ पाते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 4 नंबर पर, दो ही इज यंग, हालांकि वह जवान है, ही इज नॉट एबल टू रन फास्ट, लेकिन तेज नहीं दौड़ पाता है। तो कॉन्ट्रा थिंग हो गई, यानी वह तेज नहीं दौड़ पाता है, तो पाता शब्द है, ऐसा मीनिंग है। सम एम्प्लॉयज आर एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, कि कुछ कर्मचारी 2 भाषाओं से ज्यादा भाषाएं बोल लेते हैं या बोल पाते हैं। और लास्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट एबल टू विजिट हिम ड्यू टू बिजी शेड्यूल, कि मैं व्यस्त कार्यक्रम के कारण उसके जाकर मिल नहीं पाता हूं, यानी मैं बिजी हूं, बिजी शेड्यूल है मेरा, तो आई एम नॉट एबल टू विजिट हिम, मैं उसके यहां पर जा नहीं पाता हूं। तो ये था प्रेजेंट में इजारम के साथ एबल प्लस टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर पास्ट का देखते हैं, और आपके सामने है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, देन एबल टू डू समथिंग। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ बने हुए सेंटेंस बता रहा हूं। शी वॉज नॉट विलिंग टू वर्क हियर बट आई वॉज एबल टू टॉक हर इन टू वर्किंग हियर, वह यहां काम करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मैं उसको बातचीत करके यहां काम करने के लिए तैयार कर पाया। आई वॉज एबल टू टॉक हर इन टू वर्किंग हियर, यानी मैंने उसको समझाया, उससे बातचीत की कि वे क्यों नहीं काम करते हो, तो जैसे तैसे करके मान लीजिए, यानी कठिनाई के साथ वो काम करने के लिए तो तैयार नहीं थी, पर कठिनाई के साथ मैं उसको तैयार कर पाया यहां काम करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों की सहायता नहीं कर पाया। तो एक तो नहीं कर सका, नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पे, आई डोंट नो हाउ ही वॉज एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, मैं नहीं जानता, मेरी समझ में नहीं आता, या मैं नहीं जानता कि वह अपने परिवार को कैसे चला पाया, वह अपने परिवार को कैसे सपोर्ट कर पाया। यानी उसके पास इतनी सामर्थ्य, इतनी योग्यता, इतनी दक्षता नहीं थी, इसके बावजूद उसने अपने परिवार को सपोर्ट किया। तो विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति कोई काम कर पाया, तो वॉज वर एबल प्लस टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग। 5th नंबर सेंटेंस है, ही वॉज एबल टू रीड 400 वर्ड्स इन ए मिनट, कि वह 1 मिनट में 400 शब्द पढ़ पाता था, पढ़ सकता था। यह उसमें एबिलिटी थी, लेकिन आई कैसे? कुछ अभ्यास, कुछ प्रैक्टिस के बाद वह ऐसा कर पाया। और लास्ट सेंटेंस देखिए, हिज ग्रैंड मदर वॉज एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट इवन एट द एज ऑफ 90, कि उसकी दादी मां 90 साल की उम्र में भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहायता के चल पाती थी, चल सकती थी। तो परिस्थितियां तो पूरी विपरीत हो गई, उम्र 90 साल हो गई, तो 90 साल के बावजूद भले वो कठिनाई होती रही होगी उनको, लेकिन वो बिना सपोर्ट के चल पाती थी, चल सकती थी। तो ये हो गया पास्ट। आइए फ्यूचर में किसका यूज करते हैं? शैल और विल। तो फ्यूचर में शैल और विल का डायरेक्ट बी लग जाएगा, और कोई काम करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा, इसलिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी, देन एबल टू डू समथिंग। जैसे विल यू बी एबल टू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता कर पाओगे? कई बार पूछते हैं, बातचीत में कहते हैं, क्या आप कल यहां आ पाओगे? सो विल यू बी एबल टू कम हियर टुमारो, क्या आप ये लोन समय पर चुका पाओगे? विल यू बी एबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम। उसी स्टाइल में ये है, इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट बी एबल टू कम बैक बाय नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक वापस नहीं आ पाऊंगा।
तो यहां पे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, आई वॉन्ट बी एबल टू कम बैक बाई नेक्स्ट मंथ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आई एश्योर, मैं विश्वास दिलाता हूं, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के बाद आप अंग्रेजी बोल पाओगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। यानी मैं विश्वास दिलाता हूं कि ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद आप अंग्रेजी बोल पाओगे। तो यू विल बी एबल यानी आप अंग्रेजी बोलने में दक्ष बन जाओगे, सक्षम बन जाओगे ट्रेनिंग के बाद। 4 नंबर पे सर ने देखिए इंट्रोगेटिव का है, विल शी बी एबल टू मैनेज सच ए मेजर प्रोग्राम, क्या वह इतने बड़े कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर पाएगी। तो किसी की योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वह इस काम को करने में सक्षम होगी, क्या उसमें यह काम करने की सामर्थ्य होगी कि वह विल शी बी एबल टू मैनेज सच ए मेजर प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट सेंटेंस पे, नाउ ही वॉन्ट बी एबल टू वॉक एज ही यूज्ड टू बी, अब वह वैसा नहीं चल पाएगा जैसा वो चल पाता था या चला करता था। जैसे कि ये पास्ट हैबिट को बताता है, यूज्ड टू किसको बताता है, पास्ट हैबिट को। सो अर्लियर वो अच्छे से चल पाता था, ही यूज्ड टू वॉक प्रॉपरली, लेकिन अब हो सकता है दुर्घटना हो गई हो सकता है कोई बीमारी हो गई है, उसके बाद वह वैसे नहीं चल पाएगा, ही वॉन्ट बी एबल टू वॉक एज ही यूज्ड टू बी, जैसा कि वो पहले चला करता था। और लास्ट सेंटेंस अगेन इंट्रोगेटिव है, विल ऑल द इंजर्ड, ये देखिए इंजर्ड यहां पर सभी घायल व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है कि विल ऑल द इंजर्ड बी एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ अगेन, क्या सभी घायल लोग पुनः सामान्य जीवन जी पाएंगे। यानी कोई दुर्घटना होगी, उसमें कुछ लोग घायल हो गए, तो कहा कि भाई इनको तो बहुत ज्यादा चोट लगे, क्या ये सब लोग ठीक होने पर नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। तो यहां पर फ्यूचर के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बोलचाल के दृष्टिकोण से भी, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखिए कि यहां पर शैल बी, विल बी प्लस एबल टू डू समथिंग, क्या कोई व्यक्ति भविष्य में कोई काम करने में सक्षम हो पाएगा, समर्थ हो पाएगा, निपुण हो पाएगा, दक्ष हो पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने में या सिंपल बात करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो आपका प्रेजेंट में इजारम प्लस एबल देन फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वॉज वर प्लस एबल प्लस टू फॉर्म, एंड फ्यूचर में शैल बी, विल बी प्लस एबल प्लस टू फॉर्म। ठीक, आइए अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर यहां पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन या हैड बीन। बी का मतलब कोई व्यक्ति कुछ काम यानी ये परफेक्ट में है, और एक तरह से थर्ड फॉर्म का रूप में यूज हुआ है, बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो एबल टू डू समथिंग, सेंटेंस समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, समहाउ आवर टीम हैज बीन एबल टू विन द मैच, जैसे तैसे, समहाउ का मतलब जैसे तैसे हमारी टीम मैच जीतने में सक्षम हो पाई, समर्थ हो पाई, जैसे तैसे, यानी हैज बीन एबल। अगर प्रेजेंट कर दिया तो इज एबल, जीत सकती है, पर परफेक्ट में दिखा रहे हैं कि जैसे तैसे हमारी टीम मैच जीत पाई, जीत सकी। नेक्स्ट है, हैज ही एवर बीन एबल टू डिफीट हिज एनिमीज, प्रश्न पूछा है, क्या वह कभी अपने दुश्मनों को हरा पाया। परफेक्ट में है कि हैज ही एवर बीन एबल टू डिफीट हिज एनिमीज, हिंदी में क्या मीनिंग हुआ, क्या वह कभी अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो पाया, समर्थ हो पाया, योग्य हो पाया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप वेल सिंस देन, तब से मैं ठीक से नहीं सो पाया। बोलते हैं ऐसा कि मैं तो ठीक से सो नहीं सका, तो या तो कहें कुडंट स्लीप, पर जो बहुत ही स्ट्रिक्टली ग्रामर नॉर्म्स को फॉलो करके लिखना बोलना चाहते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। आई हैव बीन एबल टू स्लीप, ऐसे देखिए अगला फिर इंट्रोगेटिव है, हैड ही बीन, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, ये मान लीजिए, हैड ही बीन एबल टू कंप्लीट हिज वर्क बिफोर द इंस्पेक्शन, क्या निरीक्षण से पहले, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ये, तो किसी काम के होने से पहले कोई काम हो चुका था, क्या हो पाया था। तो सेंटेंस है, क्या निरीक्षण से पहले
वह अपना काम कर पाया था? कब? निरीक्षण से पहले, या कर सकने में समर्थ हो पाया था? तो अच्छा सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस 5th नंबर पे देखिए, आई हैवंट बीन एबल टू रीड दैट रिपोर्ट यट। मैं अभी तक उस रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाया हूं। और लास्ट सेंटेंस है, ही हैज नेवर बीन एबल टू डिफीट हिज अपोनेंट्स। वह अपोनेंट्स का मतलब है विरोधी, वह अपने विरोधियों को, he has never been able to defeat, वह कभी भी हरा नहीं पाया, हरा नहीं सका। हो सकता है आपने स्ट्रक्चर पहले नहीं पढ़ा हो। मेरे इस क्लास का जो पर्पस है, आई वॉन्ट टू मेक फेमिलियर ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू मेक ऑल ऑफ यू फेमिलियर with all the sentence structures, so that whenever any question come to speak fluently, or when you are appearing in a competitive examination, you should not find a sentence quite new for you. So I want to make you familiar with all the sentence structures here, and it is one of them. ठीक, तो ये परफेक्ट में है। परफेक्ट में क्या होता है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं। हैज ऑफ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मान के चलिए कि ये बी एक तरीके से थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, और यहां पर ये व्यक्ति ये वाला काम करने में सक्षम, दक्ष, योग्य, समर्थ, कुशल हो पाया या नहीं हो पाया, या क्या वह हो पाया। तो इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव में भी सभी सेंटेंस मैंने बताए। ये परफेक्ट में। आइए कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके और देखते हैं। क्लियर? ये है मॉडल वर्ब के बाद देखिए आप पहला सेंटेंस से देखिए, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर दिस जॉब, कि इस रोजगार के लिए आपको अंग्रेजी बोलने में दक्ष होना चाहिए, आपको समर्थ होना चाहिए, यानी आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। सो यू मस्ट बी एबल। ठीक, अगला सेंटेंस, दे मस्ट बी एबल टू कॉप विद स्ट्रेस, उन्हें तनाव से निपटने में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो मस्ट बी एबल टू कॉप विद स्ट्रेस। एक ध्यान दीजिएगा, एसएससी के एग्जामिनेशन में 3 बार ये कॉप विद एक फ्रेजल वर्ब के रूप में पूछा गया है। मैंने सामान्यतः देखा है, विशेष तौर से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे इस फ्रेजल वर्ब को वो कम गलत यूज करते हैं। वो जनरली बोल देते हैं टू कॉप अप विद, पर ध्यान दीजिए यहां अप नहीं लगाया जाना चाहिए। ये फ्रेजल वर्ब सिर्फ होता है टू कॉप विद स्ट्रेस, टू कॉप विद प्रॉब्लम। एसएससी एग्जामिनेशन आप प्रीवियस पेपर सोल्व कीजिए 16-17 के, तो 3 एग्जामिनेशन में कॉप अप विद दिया हुआ था, जहां अप नहीं आना चाहिए। यह गलती इसलिए होती है कि सामान्यतया हम अंग्रेजी भाषा को सुन सुनकर सीखते हैं, और जब आप अपने स्कूल में, कॉलेज में कुछ लोगों को कॉप अप विद बोलते हुए सुनते हैं, तो आप भी मान लेते हैं कि यार यही सही होगा, लेकिन यह फ्रेजल वर्ब के हिसाब से सही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मे नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम, कि वह प्रोग्राम अटेंड करने में सक्षम नहीं हो सकती है, या हो सकता नहीं कर पाए। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है नेगेटिव में। यहां पर कोई काम अवश्य होना चाहिए। मस्ट का यूज आप पढ़ चुके, मे का यूज आप पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट में देखिए माइट का यूज भी हुआ है। शी माइट नॉट बी एबल टू गेट एन आईसाइट टेस्ट, हो सकता है वह अपनी आंखें शायद ही टेस्ट करवा पाए। तो यहां पर देखिए बहुत वीक पॉसिबिलिटी हो गई कि वह शायद ही अपनी आंखों को टेस्ट करवा पाए। ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर परफेक्ट के बाद किसमें आ गया, मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस एबल टू डू समथिंग। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। और लास्ट में आप कुछ जनरल वर्ब, खासतौर से जिन्हें हम लोग लिंकिंग वर्ब के रूप में कहते हैं, उनके बाद एबल लगाकर, जैसे ही सीम्स एबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट, वह बिना सपोर्ट के, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह बिना सपोर्ट के चल पाती है। सो ही सीम्स, ये मेन वर्ब है इसलिए ही के हिसाब से एस लगा। ही सीम्स एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह बिना सपोर्ट चल पाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी नेवर सीम्स टू फाइंड टाइम फॉर हर फैमिली, प्रतीत होता है कि वह कभी भी अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाती है, नहीं पाती है।
आई वॉन्ट टू बी एबल टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबी की सहायता कर पाने में दक्ष होना चाहता हूं। तो एक जनरल एबल, क्योंकि यहां पे देखिए बी जो एबल है ना, ये एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज हो रहा है। वी ऑल लाइक टू बी एबल टू अर्न ए लॉट, हम बहुत ज्यादा कमाने में सक्षम होना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वे समस्या को सॉल्व करने में दक्ष हो जाना चाहते हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव दो तरीके से बन सकता है, या तो इज आर एम के बाद नॉट लगाएं देन एबल, या फिर आप एबल को अनेबल कर दीजिए, जैसे दे वर अनेबल टू अटेंड द सेमिनार, वे सेमिनार अटेंड करने में सक्षम नहीं थे, यानी नहीं कर पाए। या ही हैज बीन अनेबल टू रिपे हिज लोन, अपना लोन नहीं चुका पाया। तो द नेगेटिव ऑफ बी एबल टू इज फॉर्म विद नॉट, या तो नॉट करें, नॉट लगाएं, और मोर फॉर्मली विद अनेबल, यानी एबल में यू एन लगाकर उसको नेगेटिव बना दीजिए, तो यह बन जाता है आपका एक तरीके से नेगेटिव। क्लियर? तो आइए एक बार के लिए मैं इसको पुनः दोहरा दूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके मीनिंग के हिसाब से, भाव के हिसाब से, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि हम लोग इजारम का यूज सीख रहे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद बी लगाइए। बी का तात्पर्य है यहां पर प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, साथ में ये परफेक्ट और फ्यूचर में भी यूज होता है। इसके बाद आप एबल लगाइए, और एबल के बाद टू फॉर्म ऑफ ए वॉर। क्लियर? अलग अलग इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, मॉडल्स और कुछ जनरल वर्ब्स के साथ। क्लियर? ये इजारम का सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और ये कैन और कुड के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। तो आपको साथ में यह भी अंतर मालूम होना चाहिए कि कैन, कुड और बी एबल टू डू का प्रयोग कब किया जाता है। क्लियर है? ये आपका जो वर्ब टू बी है, आपका वर्ब टू बी वाला जो पार्ट चला, मैंने पहले भी बताया कि वर्ब टू बी का मुख्य क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं, और साथ में वर्ब टू बी के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप वन बाई वन समझिए। पहले भी मैंने इसको बताया, आगे अभी इसमें कुछ स्ट्रक्चर में और बताऊंगा, फिर इनकी समरी में आपको बताऊंगा, ताकि आपको इनमें जो भी अंतर है उसका पता चल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।